नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी जो है पेडागोजी नोट्स का जो है एक वीडियो देखेंगे। वन लाइनर जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। ध्यान रखिएगा, वन लाइनर है, बिल्कुल रिवीजन वीडियो है। आप इसको जो है रिवाइज करके जो है पूरा सीडीपी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके मैंने ये प्रिपेयर कर रखा है बहुत खास तरीके से। तो आप इसको वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको जो है याद भी नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, तो ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें किसी भी जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो है हर किसी को रटा होना चाहिए, पियाजे ने दिया था। पियाजे ने इस सिद्धांत के तहत जो है 4 चरण बताए थे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। 4 चरण प्रस्तुत किए थे। पहले तो पहला जो चरण था संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इतना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद स्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, समावेशन क्या होता है, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन यही कहेंगे इसी को। तो ये सारे शब्दों के बारे में अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज़ इसको बारे में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार बताया। तो बच्चे की अंतः क्रिया किस तरीके की अंतः क्रिया, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतः क्रिया, है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतः क्रिया को जो है बच्चे के विकास का मूल आधार बताया, मतलब संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार बताया। तो सही आंसर है लेव वाइगोस्की। ध्यान रखिएगा, मैं अच्छे तरीके से डिटेल में थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब है तीसरा है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जाने को क्या कहा है। तो देखिए, पुराने विचार में नया विचार का समावेश हो जाना इसे कहते हैं आत्मसातीकरण या फिर कहेंगे एसिमिलेशन। इसे एसिमिलेशन शब्द दिया गया है। तो ये सिद्धांत, ये शब्द जो है गढ़ा किसने है, मतलब इसकी व्याख्या किसने की थी, तो पियाजे ने की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो देखिए, बच्चे के विकास के संबंध में निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता। तो देखिए, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे का जो है सामाजिक विकास होगा, जो एक्सट्रोवर्ट होगा। तो आंसर है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी को मतलब कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट की खूबियां क्या होंगी। तो ये बच्चा जो होता है ये मिलनसार होगा, जीवन में जो है उत्साह से जीने वाला होगा जीवन को, ठीक है। और जो है बहुत ही विचारधारा का होगा, खुली विचारों का होगा, बाहरी विचारों को अपने अंदर जो है समाने वाला होगा, है ना, दूसरों के साथ तालमेल बिठाने वाला होगा। इस तरीके से जो है कुछ एक्सट्रोवर्ट की खूबियां होती हैं। और अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है, जो इंट्रोवर्ट होता है, वो दब्बू किस्म का होता है, दबा दबा रहेगा, चुपचाप रहेगा, दूसरों से ज़्यादा सामाजिक नहीं होगा, लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, ठीक है। अपने विचारों को जो है जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है। अब आ जाते हैं ZPD का सिद्धांत क्या है। तो ZPD का जो सिद्धांत है वो दिया था बाइगोस्की ने। बाइगोस्की ने ZPD के साथ साथ जो है मोर नॉलेज अदर का भी सिद्धांत दिया था। उसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग वाला सिद्धांत भी आपको याद रहना है। बाइगोस्की का बाकी और भी बात याद रखिएगा। बाइगोस्की ने जो है प्राइवेट स्पीच का सिद्धांत दिया था, इनर स्पीच का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने सोशल स्पीच का सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया से बच्चे का जो है बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। इतने बातें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किस चीज़ के लिए। तो शिक्षा का मनोविज्ञान आवश्यक है एक टीचर के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी, ताकि वो समझ सके कि बच्चे को किस तरीके से जो है उसका जो है मतलब विकास की जो है रास्ते में जो है कोई रुकावट ना आए और उसको हम कैसे जो है अच्छे से डेवलप कर सके, ठीक है। बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है सबसे तेज किस अवस्था में होता है। तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे तेज होता है। ये बात अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। नवा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार जो है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है। तो देखिए, एक तो बात है कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है और संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में नहीं आती है। दो क्वेश्चन है। तो अगर नहीं वाला पूछे तो आपको जो है जवाब देना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और आती है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, इस संरक्षण की अवधारणा में सीधा सीधा जो एग्जाम्पल अक्सर जो है फेमस होता है, यहाँ पे बच्चा जो है
कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता, इस कॉन्सेप्ट को, कि जैसे ये एक लंबा गिलास है जिसमें दूध मान लीजिए या कोल्ड ड्रिंक या पानी की मात्रा जो है दोनों गिलास में बराबर है। ये चौड़ा गिलास है जिसमें दोनों की मात्रा सेम है, लेकिन ये लंबे गिलास में, तो बच्चे को हो सकता है ये लगे कि इस लंबे गिलास में ज़्यादा दूध है या कोल्ड ड्रिंक है, इसमें कम दूध है। तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता, बल्कि इसमें दोनों में है, ठीक है। तो वो नहीं वाले में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं समझेगा और संरक्षण की अवधारणा को समझ जाएगा ये इस वाली अवस्था में, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला है सिगमंड फ्रॉइड ने मन के जो है कितने भागों में बांटा था। तो सिगमंड फ्रॉइड ने मन को जो है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इन 3 भागों में बांटा था। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड का आपको 1 या 2 क्वेश्चन, मान के चलिए 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। मैंने इसका वीडियो प्रिपेयर बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है। उतना देख लिया तो कोई और जो है क्वेश्चंस आपको, मतलब कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, सिगमंड फ्रॉइड से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। आंतरिक प्रेरणा जो है किससे जुड़ी होती है। तो आंतरिक प्रेरणा जो होता है सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा जिसे कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, एक बाहरी ऊर्जा है, ऐसा समझ लीजिए। मोटिवेशन एक बाहरी ऊर्जा है जो किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है किसी व्यक्ति को। तो आंतरिक मोटिवेशन होता है कि स्वयं से जुड़ी होती है, मतलब उसके अंदर से इच्छा जागृत होगी कि ये मुझे कार्य करना है। तो आंतरिक प्रेरणा जुड़ी हुई उस व्यक्ति के आनंद से, उस व्यक्ति के आनंद से, उस व्यक्ति के रुचि से, है ना, ये बात इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे तभी यहाँ पे स्वयं शब्द दिया गया है। देखिए, ये शब्द जो दिए जा रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं, ये इसका मूल मतलब आंसर है, मेन आंसर है। तो ये शब्द आपको क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर इन शब्दों को अच्छे तरीके से याद है, इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो यकीनन जो है सीडीपी में आपके 30 में से 27-28 क्वेश्चंस तो गलत, मतलब बिल्कुल मतलब 27 और 28 क्वेश्चंस तो आपके सही जाएंगे। इससे जो है ज़्यादा जो है आपके जो है कुछ तो क्वेश्चन खैर वैसे ही हो जाते हैं कि ह्यूमन एरर हो जाता है, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ कि 27-28 क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। अब आ जाता है, अगला पॉइंट है कक्षा में जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, बच्चे में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, पड़ोस के सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, उसका मूल अर्थ, उसका मूल मंत्र होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन दो के कारण जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं आपको देखते हैं। हेरिडिटी का संबंध है वंशानुक्रम, मतलब जो है माता पिता से मिलने वाले गुण, और वातावरण का मतलब होता है आसपास का माहौल से, ठीक है, पोषण से। नेक्स्ट है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की परिभाषा किसने दी। तो व्यवहार में, किसी बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन परिवर्तन लाना, ये परिभाषा दी गई गेट्स का, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित अधिगम सिद्धांत किसका है। तो सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित अधिगम सिद्धांत वाइगोस्की का है। मैंने बाकायदा अच्छे तरीके से वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, आप उसको देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इसको रट लीजिए। एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन 3 से 4-5 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएंगे। द्विकारक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने। इन्होंने जो है जी फैक्टर और एस फैक्टर, ये जो है 2 सिद्धांत है। द्विकारक मतलब 2, जी फैक्टर को जनरल फैक्टर मतलब सामान्य फैक्टर कहा है, और एस को जो है स्पेसिफिक फैक्टर कहा है, ठीक है। दंड की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावी क्या है। तो दंड की जगह जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है बच्चे को सकारात्मक प्रोत्साहन देना। अगर आप बच्चे को पॉजिटिव जो है अप्रोच देंगे, मतलब उसको मोटिवेट करेंगे कि बेटा ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वो गलत भी कर रहा है, तो उसको आप मोटिवेट करिए कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत पूरी, तुमने बस जो है ना ऐसे ही मेहनत करना चाहिए था, चलो बच्चों तालियां बजाओ सब लोग इसके लिए। तो ये सकारात्मक प्रोत्साहन है, इससे जो है उसके अंदर जो है एक तो मोटिवेट होगा, और उसके कार्य उसको फिर से जो है उस चीज़ के लिए जो है करने की इच्छा जागृत होगी। अगर आप उसे डांटेंगे और उसको बेइज्जती करेंगे, है ना, तो उसके ऊपर हंसेंगे, तो वो और जो है डिमोटिवेट होगा, उसकी जो है नकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। अधिगम का जो नियम है, अभ्यास का नियम, वो किसने दिया था। तो देखिए, अधिगम का जो नियम है, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो 3 तरीके के इन्होंने जो है नियम दिए थे किसी लर्निंग के, मतलब सीखने के। तो एक तो अभ्यास का नियम हो गया, दूसरा जो है प्रभाव का नियम हो गया, ठीक है, और तीसरा जो है वो तत्परता का नियम, ठीक है। तो तत्परता, ये 3 नियम अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक। सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं बताई। तो इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 संरचना है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, ठीक है। तो इड का संबंध उसके जन्म से है, और सुपर ईगो का संबंध व्यक्ति की नैतिकता से है, ठीक है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है। तो देखिए, व्यक्ति की जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, मौलिकता है, उसका संबंध अपसारी चिंतन से है। अपसारी का मतलब होता है कि देखिए, जहाँ पे
किसी समस्या, मान लीजिए कोई समस्या है, तो किसी समस्या के कई जो है बच्चे के द्वारा कई समाधान प्रस्तुत करना, ये होता है अपसारी चिंतन। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला है यहाँ पे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य होता है वो अधिगम में सुधार करना होता है। भाई, बच्चे का जो मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, तो बच्चे का मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि उसके अधिगम में, लर्निंग में सुधार किया जाए। तो लर्निंग में सुधार करना ही होता है, और सुधार करने का उद्देश्य यही होता है भाई, लर्निंग में सुधार करना। पहले तो पता चलेगा कि भाई मूल्यांकन करते हुए हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे में जो है इन इन टॉपिक्स पर या इन इन जो है चीज़ों पर जो है इश्यूज है, दिक्कत है, हम उसी में सुधार करेंगे। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो बुद्धि जो परीक्षण है वो अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और ये परीक्षण जो है कब हुआ था, तो 1905 में ये परीक्षण किया गया था। सीखने में भूल सुधार विधि किससे संबंधित है, तो जो ट्रायल एंड एरर, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर जो है विधि का संबंध है थॉर्नडाइक से, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इसका मूल संबंध है अभ्यास के नियम से। तो बच्चा, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा, मतलब जितना ज़्यादा ट्राई करेगा, फिर गलतियां करेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका जो सीखना जो है स्थायी हो जाएगा। मतलब सीखने की जो भी चीज़ सीख रहा है वो सीख जाएगा, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्रेरणा का जैविक स्रोत क्या कहलाता है। तो प्रेरणा का जो जैविक स्रोत कहलाता है वो मूल प्रवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कक्षा प्रबंधन का मूल उद्देश्य जो होता है अनुशासित अधिगम वातावरण प्रोवाइड करना। ठीक है, बालक का जो है सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे होता है, तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सामूहिक गतिविधियों कराने से, स्कूल में जो है, स्कूल में जब हम बच्चों को सामूहिक गतिविधियां कराते हैं तो बच्चे के जो है सामाजिक विकास में जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। तो लर्निंग को प्रभावित करने वाला, मतलब निगेटिव आंसर देना है, तो देखिए प्रभावित करने वाले कारक है प्रेरणा, मोटिवेशन। भाई देखिए, मोटिवेशन भी लर्निंग को प्रभावित करता है। बच्चे के इंटरेस्ट भी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर वो किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो वो अधिगम, मतलब वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। सकारात्मक शिक्षण वातावरण भी जो है, सकारात्मक हो या नकारात्मक शिक्षण वातावरण भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। उचित जो है शिक्षण विधियां जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। सही सही शिक्षण विधियां जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब अगला है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत कीजिए। तो देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने तर्क दिया था, तो बुद्धि एक सामान्य क्षमता के बजाय जो है अनेक जो है स्वतंत्र क्षमताओं से मिलकर के बनी है। ध्यान रखिएगा, एक सामान्य क्षमता के बजाय इन्होंने अनेक स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं से मिलकर के बनी होती है। बुद्धि को इस रूप में डिफाइन किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो बच्चे, समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सभी बच्चों को समान अवसर प्रोवाइड करना। ठीक है, अगला पॉइंट है, अधिगम स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, अधिगम स्थानांतरण मतलब, अधिगम का मतलब लर्निंग, और स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। तो जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो आप दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक सीखी गई वस्तु, कोई आपने कोई चीज़ सीख रखा है, दूसरी स्थिति में आप दूसरी चीज़ों में, टॉपिक पे आप उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप भाषा, आपने हिंदी सीख रखी है और उसका हिंदी और इंग्लिश को मिला करके आप कहीं और यूज़ कर रहे हो, इस तरीके से आप समझ लीजिए। या आपने साइंस आपको आती है तो मैथ में साइंस का प्रयोग कर रहे हो, या मैथ आती है तो साइंस में उसका प्रयोग कर रहे हो, उस तरीके की गणनाओं, कैलकुलेशन को। तो ये अधिगम अधिगम स्थानांतरण यही होता है। ठीक है, भावनात्मक विकास का संबंध जो है किससे है, तो भावनात्मक विकास का संबंध बच्चे के संदर्भ में, तो ये भावनाओं का नियंत्रण से है। भाई, भावनाओं का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ क्रोध दिखाना है, कहाँ प्रेम दिखाना है, कहाँ जो है डर दिखाना है, इस तरीके के भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप तो अगर ये भावनाओं का नियंत्रण नहीं होगा तो सामाजिक जो है, मतलब उस जो सामाजिक जो है उसका परिवेश है, जो जहाँ पे भी वो लोगों के, तो उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रुचि का विकास जो है किससे संबंधित है। तो जो इंटरेस्ट होता है इसका विकास जो है बच्चे के अभ्यास और अनुभव से ज़्यादा संबंध रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। तो ये प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, अनुशासन का लोकतांत्रिक सिद्धांत किस पर बल देता है, आत्म अनुशासन पर। देखिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत इस पर बल देगा कि स्वयं से अनुशासित रहे, है ना। आपको स्वयं से पता होना चाहिए, और ये कैसे होगा, जब आपका सामाजिक परिवेश अच्छा होगा, है ना, आपकी परवरिश अच्छी होगी, आपका जो है स्कूल में शिक्षण जो है तरीका जो है अच्छा होगा, नैतिक विकास अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है,
अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का जो है सर्वोत्तम साधन क्या माना जाता है? तो देखिए मोटिवेटेड, अगर आप मोटिवेट तो प्रशंसा, भाई बच्चे को जो है जब तक आप प्रशंसा करेंगे तो वो ज़्यादा जो है मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो सर्वोत्तम जो साधन माना जाता है वो है प्रशंसा करना। बुद्धि का त्रिगामी या थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है? नेक्स्ट है अधिगम की खोज विधि किसने दी थी? तो देखिए अधिगम की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खोज विधि जो है ब्रूनर द्वारा की गई है। अब ब्रूनर ने जो अधिगम की खोज विधि, इसमें क्या सक्रिय रूप से वातावरण से जुड़ करके सिद्धांतों और अवधारणाओं की खोज करना, ठीक है? तो ब्रूनर ने जो किया था वो है मतलब करके सीखने पर जोर दिया था, याद रखना, करके सीखने पर जोर दिया था, सीखने पर जोर दिया था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का निदानात्मक प्रकार किसके लिए होता है? तो देखिए मूल्यांकन को जो निदानात्मक प्रकार है वो बच्चे की कमजोरियों को पहचानना होता है, फिर उसका निदान करना होता है, इसलिए उसको निदानात्मक लिखा है। तो कमजोरियों मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे की कमियों को जान सके, फिर उसको हम निदान करते हैं, ठीक है? सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? तो देखिए एक सृजनात्मक बालक जो होता है वो उसकी विशेषता है मौलिकता, और इस और सृजनात्मकता कैसे उसको जो है निखर सकती है? तो अपसारी चिंतन द्वारा। बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दीजिए, है ना, ताकि जहां पे बच्चा कई जो है एक प्रश्न के कई उत्तर, संभावित उत्तर दे सके, ठीक है? सामाजिक विकास का प्रमुख साधन क्या माना जाता है? तो सामाजिक विकास का जो प्रमुख साधन है वो है शिक्षा, आर्थिक नीतियां, खेल, समान अवसर प्रोवाइड करना। अगला पॉइंट है कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षण जो सहायक सामग्रियां होती हैं वो बच्चे में जो है रुचि पैदा करती है, एक तो पढ़ाई को लेकर के, और स्पष्टता बढ़ाना होता है ना? तो शिक्षण सहायक सामग्रियां जो है बच्चे में इंटरेस्ट और स्पष्टता बढ़ाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये सीखने की गति व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है, और व्यक्तिगत भिन्नता जो है किस पर डिफाइन कर रही है? तो ये जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से डिफाइन हो रही है, ठीक है? अब अगला पॉइंट है शिक्षक का प्रमुख जो है दायित्व क्या होता है? तो शिक्षक का जो प्रमुख दायित्व है वो है अधिगम को सुगम बनाना। तो एक टीचर का मुख्य जो है काम होता है वो जो भी सिखा रहा है उसको बहुत आसानी से बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि ताकि वो बच्चे को समझ में आए, क्रिएटिविटी तरीके से पढ़ाए, करके सीखने से प्रोत्साहित करे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अधिगम को सुगम बनाना इसका प्रमुख दायित्व है। अधिगम में जो है पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम में पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ये पुनर्वलन के सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब सीखना जो है किसी निश्चित व्यवहार से होता है, ये इन्होंने डिफाइन किया। अब व्यवहार क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव व्यवहार भी हो सकता है, ठीक है? उससे डिफाइन होगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत जो है कोहलर से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान रखिएगा। आप आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये एक तरीके से आप रिवीजन मान लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसमें दिए हुए टॉपिक्स अगर मान लीजिए नहीं पता है तो उसको बारे में आपको ये हो जाएगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो जल्दी से आप फट से पढ़ लोगे। मेरे जो है नोट्स भी देख सकते हो। दूसरा मैं सीडीपी का ये दे रहा हूँ, इसके बाद जो है मैं आपको हिंदी पेडागोजी का भी सेम ऐसे ही दूंगा, फिर मैथ पेडागोजी का दे दूंगा, ईवीएस का दे दूंगा, फिर आपका जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है बुद्धि से संबंधित है? तो जो मस्तिष्क के अंदर जो होता है ना उसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम जो है वो चिंतन करता है, सोचता है। अरे दिमाग के अंदर ही एक पार्ट है जिसका जो है उसको कहते हैं सेरिब्रम, चिंतन करता है, सोच क्रियाएं करता है, जितना भी गणितीय जो है क्रियाएं होती, चार तार्किक चिंतन, सोचना सोचना होता है, ये सब सेरिब्रम ही करता है, ठीक है? भाषा विकास का जो है पहला चरण क्या कहा जाता है? तो भाषा विकास का पहला जो चरण है उसको बबलिंग कहते हैं। बबलाना, बच्चा नहीं शुरू में ऐसे ऐसे करता है तो उसे कहते हैं बबलिंग। 49th है परीक्षा का जो उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे की उपलब्धि का मापन होता है, ठीक है? और उसमें कोई कमी हो गई तो उसको निदान करेंगे। बात यहाँ समझ गए? बालक के जो है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। इसके तहत 3 चरण दिए थे। पूर्व जो है पूर्व संक्रियात्मक और प्री कन्वेंशनल लेवल, और कन्वेंशनल लेवल, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हाँ, तो ये 3 जो है आपको जो है याद रखना है और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बहुत यूनिक तरीके से, यूनिक स्टाइल में मैंने इसका वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सारा लिंक जो है, जो भी थ्योरी मटेरियल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 51 है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का उत्तम जो है उपाय क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का जो उत्तम उपाय है वो है सहभागिता, है ना? जब बच्चे जो है सहभागिता जो है एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे जो है अनुशासन बना रहेगा।
एल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत के जनक थे? तो एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था मतलब अपने परिवेश में दूसरों के अवलोकन और अंतःक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार और कौशल सीखना, ये है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भाषा अर्जन जो है ये सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, ये उससे जुड़ी होती है। तो ये अर्जन जो है एक सहज स्वाभाविक होती है, और भाषा जो अधिगम होता है वो लर्निंग बेस्ड होती है, आप उसमें कुछ सीखते हैं, है ना, नियमों को सीखते हो। तो इसमें हम नियम नहीं सीखते। तो ये जैसे परिवार में जो है, परिवार में आप जिस परिवार में जन्मे उसी की भाषा आपने अर्जित कर ली, ठीक है। और अधिगम का संबंध है लर्निंग बेस्ड है, लक्ष्य भाषा सीखने से है, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है ना। और इसको जो है कैसे बच्चा सीखता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से बच्चा जो है भाषा सीखता है। मतलब चॉम्स्की ने माना कि बच्चे के अंदर एक ऐसी डिवाइस पहले से फिट होती है जो बच्चे को भाषा सीखने में मदद करती है, ठीक है। कक्षा में जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका उपयोग करा जाना चाहिए, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे में प्रश्न पूछना, उसके उत्तर देना, इस तरीके से जो होता है ये बच्चे की सोच विकसित करता है, तार्किक सोच को बढ़ाता है, ठीक है। बालक की कल्पना शक्ति जो है सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? तो बालक की जो कल्पना शक्ति होती है वो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 3 वर्ष में सबसे ज्यादा मानी जाती है। लैड का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र इसे कह सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार बच्चे जो है भाषा कैसे सीख सकते हैं? तो बच्चे जो है भाषा अनुकरण के से और सुदृढ़ीकरण द्वारा सीख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चे जो है अपने परिवेश में दूसरों के अवलोकन और अंतःक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार और कौशल सीखते हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूज़िक व्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास में जो है बगल में ही मतलब जो है रोड में ही बच्चे का जो है बर्थडे है, तो थोड़ा सा जो है डांस वांस कर रहे हैं लोग जो है, तो उसकी वजह से मैं सुबह से बहुत वेट कर रहा था कि किसी तरीके से साउंड जो है ऑडियो थोड़ा सा इनको धीमा हो जाए, लेकिन वो मन अभी होने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुझे लग नहीं रहा है कि 11 बजे तक जो है डिक्चिक डिक्चिक बंद होगा। तो इसी मजबूरी में मुझे रिकॉर्डिंग फिर ऐसे में करना पड़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हुए मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। भाषा के जो है कितने कौशल होते हैं? तो देखिए भाषा के जो कौशल हैं वो 4 कौशल बताए गए। पहले सुनना, फिर बच्चा बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने किया? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट है भाषाई कौशल का स्वाभाविक क्रम क्या है? तो पहले बच्चा सुनना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद चीज़ों को पढ़ना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो लिखना सीखेगा, ठीक है। LSRW कई बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लर्निंग जो है स्पीच और राइटिंग और जो है रीडिंग और राइटिंग, इस तरीके से अब याद रखिएगा। सीखने में अभ्यास का नियम किससे जुड़ा हुआ है? तो सीखने का अभ्यास का नियम जो है थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। थॉर्नडाइक अभ्यास के साथ साथ प्रभाव का नियम भी याद रखना। उसके बाद तत्परता, तत्परता का नियम से जुड़ा हुआ है। 3 चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। बुद्धि का जो है त्रिआयामी जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है स्टर्नबर्ग ने दिया था, ठीक है। अब स्टर्नबर्ग ने दिया था, जैसे पहला जो है 3 आयाम में, एक तो है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल जिसे कहते हैं मानसिक क्रिया, है ना, ऑपरेशनल। उसके बाद कंटेंट जो है विषय वस्तु कह सकते हैं, सूचना का सूचना का प्रकार क्या है। उसके बाद उत्पाद या जिसे कहते हैं प्रोडक्ट जो है सूचना का प्रसंस्करण किस रूप में होगा, ठीक है। अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या है? तो अधिगम में जो प्रेरणा मतलब मोटिवेशन है, इसका कार्य है लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करना, ठीक है। मोटिवेशन का मूल, आप लर्निंग, कोई बच्चा सीख रहा है और उसके बीच में आप मोटिवेट करेंगे, उसको मोटिवेशन देंगे, मतलब बाहर से एक ऐसी ऊर्जा देना जो बच्चे की कार्य शक्ति को बढ़ा देती है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। कक्षा में जो समूह कार्य का लाभ क्या होता है? ध्यान रखिएगा ये शब्द ही है, एग्जाम में बस आपको अगर इसकी मीनिंग पता है ना तो आप उत्तर दे लेंगे। बहुत सारे जितने बच्चे फेल होते हैं उनमें से अधिकतम बच्चों को यही नहीं पता होता है कि अधिगम में प्रेरणा का मूल अर्थ क्या है, प्रेरणा होता क्या है, प्रेरणा का मतलब भी नहीं पता है, उसको क्या समझ सकते हैं, ये सारी चीज। अब जैसे कक्षा में समूह कार्य का क्या लाभ होता है? अब भाई एक क्लास में बच्चों को ग्रुप्स में बैठा दो तो उससे लाभ क्या होगा? तो ये एक तो पहली बात सहयोग की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारा बढ़ेगा। उसके बाद कौशल, संचार कौशल सुधारने का मौका मिलेगा। भाई दोनों एक एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे होगी। उसके बाद विभिन्न दृष्टिकोण जानने को मिलेगा कि भाई तेरा दृष्टिकोण था, तेरा क्या दृष्टिकोण है, मेरा क्या दृष्टिकोण है, ये सब तो और सक्रिय रूप से सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो एक प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, पहले जो है मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा मतलब होता है जो उसने अपने घर में सीख रखी है। तो मातृभाषा का जो है, जब कोई बच्चा स्कूल आएगा तो उसको जो है मातृभाषा में बोलने का पूरा भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है? पढ़ने पर पढ़ने का अर्थ केवल वर्णों की पहचान करना नहीं है, बल्कि क्या है? तो पढ़ने का जो अर्थ होता है वो है अर्थ ग्रहण करना। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप मीनिंग समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है अर्थ आप ग्रहण कर पा रहे हो। नेक्स्ट है बालक का जो व्यक्तित्व विकास है किससे प्रभावित होता है? तो बालक का जो व्यक्तित्व होता है, एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो हेरेडिटी और परस्पर जो है इन्वायरमेंट का परिणाम होता है, ठीक है? शिक्षण का जो है लोकतांत्रिक वातावरण कैसे होता है? तो देखिए, शिक्षण का जो लोकतांत्रिक वातावरण होता है वो सहभागितापूर्ण होता है, ठीक है? भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो भाषा की कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है बाल साहित्य का होना, ठीक है? नेक्स्ट है अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो अधिगम का जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है वह मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है। नेक्स्ट है कक्षा में जो है बालक की सक्रिय भूमिका किस शिक्षण में होती है? तो बालक की जो सक्रिय भूमिका होती है वो क्रियात्मक शिक्षण में होती है। नेक्स्ट है सीखने की समस्या को क्या कहा जाता है? तो अधिगम की कठिनाई कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो बुद्धि परीक्षण इसलिए होता है मानसिक क्षमता का मापन होता है, ठीक है? भाषा शिक्षण में जो है पोर्टफोलियो क्या होता है? तो पोर्टफोलियो होता है बच्चे के क्रमिक विकास का लेखा जोखा। पोर्टफोलियो जो है एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड हो गया, एक तरीके से समझ लो, इस जिसमें बच्चे के पूरा जो है लेखा जोखा क्रमिक विकास है ना, पूरे साल का जो है एक तरीके से इसमें जो है प्रोग्रेस क्या क्या किया, किन किन चीज़ों में उसकी कमियां हैं, उसको फिर हमने कैसे सुधार किया, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके पेरेंट्स से जो है पेरेंट्स मीटिंग में जो है साझा किया जाता है। नेक्स्ट है अधिगम में जो है पुरस्कार कार्य क्या करता है? तो देखिए पुनर्वलन की तरह है ये कार्य, री की तरह कार्य करता है, ठीक है? नेक्स्ट है बालक में नैतिकता का विकास सर्वाधिक जो है किससे होता है? तो बालक में नैतिकता का विकास जो है होता है वो परिवार से ही होता है। तो नैतिक विकास का जो पहला जो चरण है वो परिवार ही है। परिवार ही उसको अच्छी बातें सही बातें सिखाता है, क्योंकि प्राथमिक जो है शिक्षा जो है उसको घर से मिलती है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा परिवार। शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण विधि का चयन करते हुए वो उसका उद्देश्य और उसके विषय वस्तु कैसी है उस पर निर्भर करता है। कक्षा में जो है सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? तो देखिए सहयोगात्मक अधिगम का जो अर्थ है वो है मिलकर सीखना। नेक्स्ट है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास करना, ये इसका मूल लक्ष्य होता है। सर्वांगीण मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, उसके भावनात्मक, उसके नैतिक विकास, उसके संपूर्ण जितने भी जो है विकास के जो है चरण, जितने भी चीज़ें होती हैं विकास के, उन सबका जो है विकास करना होता है। एक मूल उद्देश्य यही होता है। निदानात्मक परीक्षण जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए किया जाता है जो छात्रों की कमियों का पता लगाया जा सके, इसलिए ये किया जाता है, ठीक है? कक्षा में बालक की जिज्ञासा किससे बढ़ती है? तो बालक की जिज्ञासा जो है समस्या आधारित शिक्षण से बढ़ती है ना? जब ऐसे बच्चों से आप क्वेश्चन पूछते हो, है ना, जिसके वो उत्तर दे और सोचे, थोड़ा सा चिंतन मनन करे, तो उसकी जिज्ञासा होती कुछ जानने की है। इस तरीके की शिक्षण जब आप कराते हो, एक्टिव लर्निंग कराते हो बच्चों को, ना प्रयोगात्मक चीज़ें सिखाते हो, तब बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास जो है सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो बुद्धि का विकास जो है बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना। अधिगम का SR जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने में जो है त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? तो सीखने में जो त्रुटि का कारण होता है, सीखने में कोई कमी रह जाती है, वो है ध्यान की कमी का होना। सृजनात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो नवाचार विकास होता है, ठीक है? अधिगम का RS जो है सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। देखिए SR जो है थॉर्नडाइक से है, तो RS सिद्धांत स्किनर से है। नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में सुधार करना, ये एकोमोडेशन करना। देखिए ध्यान रखिएगा, नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में सुधार करना वो समायोजन, एकोमोडेशन कहलाता है। और ये जो है डिफाइन किसने किया था? पियाजे ने किया था। और सुधार शब्द ना हो, सिर्फ केवल जोड़ना हो गया, तो उसको कहेंगे एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच जो शब्दावलियां हैं उसका प्रयोग किसने किया था? तो बाइगोस्की ने जो है प्राइवेट स्पीच का प्रयोग किया था। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है? बच्चा जो है एक निजी भाषा होती है बच्चे की, इस निजी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी समस्याओं का जो है निदान करता है इस भाषा में। जैसे हम लोग अक्सर जो है
खड़े होकर के अपने शीशे के सामने बोलते रहते हैं या अपने अकेले कमरे में अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो यही प्राइवेट स्पीच हो गया। स्किनर के अनुसार बच्चे में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो बच्चे का भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्वलन का परिणाम है। कक्षा में जो है रुचि जगाने का जो है सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? गतिविधियां, एक्टिविटी बेस्ड जब लर्निंग कराते हो, सिखाते हो, तब बच्चे के जो है इंटरेस्ट जगाता है। ठीक है। बुद्धि का विकास जो है किससे मापा जाता है? तो बुद्धि का विकास जो है आईक्यू से मापा जाता है। आईक्यू को अच्छे तरीके से याद कर लेना। 120 से अधिक आईक्यू होगा तो वो जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, है ना। 90 से 110 के बीच में होगा तो सामान्य व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, सामान्य आईक्यू वाला कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। सीखने के संरचनावादी सिद्धांत जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो सीखने का संरचनावादी सिद्धांत पियाजे से जुड़ा हुआ है। अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर दिया था। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था, है ना। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड। अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना इसको। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी होगा जब बच्चा तर्क करेगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा तर्क के साथ। ठीक है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु तो शिक्षकों को उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उसको मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, आदर्श रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है। साउंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो आ रहा होगा वो शायद थोड़ा तेज हो गया होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जो है वो वीडियो हमारा ख़त्म हो जाए, मैं ताकि आपका जो है पूरा कंटेंट जो है कवर कर सकूँ। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा जो है मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से जो है होती है। ये अवस्था कौन सी है? तो 7 से 12 वर्ष की जो है अवस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज है, ये संबंधित है पियाजे से। बुद्धि का जो है त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। 3 भागों में बांटा था, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। याद कर लेना, अच्छे तरीके से याद रखना। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि को किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को जो है स्थूल बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। आरटीई एक्ट जो है 2009 भी इसे कहते हैं और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2009-10 में पूरे देश में लागू हुआ था, और जिसके तहत जो है 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और भारत में शिक्षा में मौलिक अधिकार की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21 कहाँ से संबंधित है? और 2002 में ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक कक्षा में जो है टीचर और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30 होना चाहिए। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मैं पढ़ाते हुए कुछ अगर मुझे लग रहा है कम होगा तो मैं आपको और भी इससे पार्ट 2 वीडियो ऐड कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने वाली विधि को विश्लेषण विधि कहते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली विधि को हम संश्लेषण विधि कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है कौन सी विधि होती है? तो आगमन विधि होती है। सामान्य से विशेष आगमन विधि किसके द्वारा दी गई थी? अरस्तु के द्वारा दी गई थी। इसमें हम क्या करते हैं? आगमन विधि में बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं पढ़ाते हुए और फिर उसके बाद नियम सूत्र ये सब बताते हैं। ठीक है। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होते हैं? निर्गमन विधि होते हैं, निगमन विधि होते हैं, निर्गमन नहीं निगमन विधि होते हैं। इसमें हम पहले बच्चों को, ये भी अरस्तु के द्वारा जो है डिफाइन की गई थी, है ना, अरस्तु। और इसमें क्या है, पहले हम बच्चों को नियम पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम उदाहरण बताते हैं। ठीक है। ये कौन सी विधि होती है जिसमें हम पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है? आगमन विधि। वो कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? निगमन विधि होता है। देखो सुनो समझो किस विधि से संबंधित है? प्रदर्शन विधि से संबंधित है। करके सीखने की कौन सी विधि काम करती है? तो ये प्रयोगशाला विधि होता है। करके सीखना मतलब प्रयोगशाला, प्रयोग में हम प्रयोगशाला जो है हम करते हैं ना, ये काम है ना, वही। किंडरगार्टन विधि होता है। एलकेजी यूकेजी के जनक कौन है? तो ये फ्रोबेल है। ये विधि जो है खेल और करके सीखने पर आधारित है। बालक में जो है नकारात्मक सोच कौन सी जो है अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो नकारात्मक सोच जो है किशोरावस्था में होती है। देखिए हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये दोस्ती यारी वाला होता है ना। तो इस तरीके की जो है धीरे धीरे सोच जो है डेवलप होती है, थोड़े से नगर की मैं क्या हूँ, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी इसे कहते हैं। स्टैनली हॉल ने इसको कहा है, डिफाइन किया है। तो मैं क्या हूँ, इस शब्दों का जरा कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरीके के भाव पैदा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ये मैंने अच्छी तरीके से डिफाइन किया है लास्ट वीडियो में, पहले वीडियो में। डमरू पर जो है बंदर का नाचना किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजूका का खड़ा रहना और उसे देखकर के पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन पर कार्य करता है। ठीक है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर ने जो है चिंपैंजी पर टेस्ट किया था, उसका नाम था सुल्तान।
चूहे का अपना प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया का नाम है। ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता। मतलब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास जो है सेंटर से जो है अगर हम बाहर की तरफ करेंगे तो जो है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, और जहाँ सर से लेके पैर तक होगा तो इसको कहेंगे विकास की प्रक्रिया अगर सर से पैर की तरफ बढ़ रही है तो उसे कहेंगे सेफेलोकॉडल। ठीक है। बच्चे में जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं का नाम आ जाए तो तुरंत जीन प्याजे लगा दीजिएगा। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो शिक्षा का जो बर्ताव होना चाहिए वो जो आदर्शवादी होना, मतलब एक शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपसे सीख सके, वो वैसा ही व्यवहार वो बाहर कर सके। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। हीरोइज्म वाला गुण आ जाएगा, हार्मोन्स के चेंजेस होंगे बहुत सारे, है ना, और विरोधाभास बहुत होगा, है ना, इस तरीके से नकारात्मक सोच बहुत होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना, अमूर्त सोच का भी हो जाएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा है? तो इडम है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है उनका भंडार ग्रह इडम है, मतलब ईड कहेंगे। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। परिवार एक साधन है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है ना। परिवार किस अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन प्याजे। ये शब्द अच्छे तरीके से, स्कीमा का मतलब होता है जो भी दिमाग में, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, वो स्कीमा है। और स्कीमा में परिवर्तन हो जाए तो इसे कहेंगे एकोमोडेशन। ठीक है। और स्कीमा में नई स्कीमा ऐड हो जाए तो उसे कहेंगे एसिमिलेशन। ठीक है। ये दोनों ही शब्द, तीनों ही शब्द जो है जीन प्याजे ने डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पार्ट 2 में भी कराऊंगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा पार्ट 2 में और भी बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है आपको कॉन्सेप्ट दूँ। हिंदी पेडागोजी और मैथ पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी का जो है इसी तरीके का मैं वीडियो दूंगा, जिसमें आपको उससे बेस्ट, इससे भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो देने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।